नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था और हम लोग इसमें बहुत सारे लेक्चर को देख चुके थे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। उसी लेक्चर में मैंने बताया था कि 2-3 टॉपिक इसमें रह गए हैं, जिसमें अपकेंद्र बल क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल और इसके कुछ यूज हैं। इसको हमको पढ़ना रह गया था, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा है अपकेंद्र बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये वास्तव में क्या होता है, इसको आज हम लोग देखेंगे। अपकेंद्र बल एक कल्पित बल है, अर्थात यह एक काल्पनिक बल होता है। यह हमेशा मौजूद नहीं रहता है, यह आभासी बल है। अपकेंद्र बल एक कल्पित बल है, यह आभासी बल है, जिसका अस्तित्व एवं आभास केवल त्वरित निर्देश तंत्र में ही होता है। ये त्वरित निर्देश तंत्र क्या है, अभी हम लोग समझेंगे। अथवा किसी वृत्ति गति करते पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला आभासी बल अपकेंद्र बल कहलाता है। यह बल केवल उस वस्तु या पिंड पर ही आभास होगा जो वृत्ति गति कर रहा होता है। देखिए, अभी यहाँ पर एक बिंदु आया था, निर्देश तंत्र। अपकेंद्र बल का एक खासियत ये है कि अपकेंद्र बल जो है केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो वृत्ति गति में इंक्लूड हो, अर्थात जो वृत्ति गति कर रहा हो। जैसे देखिए, व्हाइट बोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं तो समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। देखिए, मेले में हम लोग अक्सर देखते हैं इस टाइप का एक झूला होता है, ऐसे, जो एक सेंटर पॉइंट पर ऐसे पृथ्वी से कीलित रहता है। ये हमारा पृथ्वी हो गया। इस तरीके से, और इसमें ढेर सारे ऐसे सीट लगा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसे ढेर सारे सीट लगे रहते हैं, जिसमें बच्चों को बैठाया जाता है। तो वास्तव में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सब बच्चे बैठे हुए हैं इस तरीके से। तो आप लोग जब बैठे होंगे, देखे होंगे, जब ये झूला चलना प्रारंभ होता है, जब ये झूला इस तरीके से रोटेट करता है, तो ये क्या होता है, अगर ये स्वतंत्र है चलने के लिए तो ये बाहर की ओर निकलने लगता है। इस तरीके से बाहर की ओर निकलने लगता है। जितना तेजी से घुमाया जाएगा, इस तरीके से बाहर इस पे फोर्स लगता है। जो इसमें बैठा होगा उसी को ये बल अनुभव होगा। अगर हम लोग बाहर इसके बगल में खड़े होकर देखते रहेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि जो है इन पे कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं। लेकिन जो इस पे बैठा होगा उसी को केवल ये अपकेंद्र बल महसूस होता है। यही इसमें बताया गया है कि अपकेंद्र बल केवल उसी व्यक्ति को आभास होगा। देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यह बल केवल उस वस्तु या पिंड पर ही आभास होगा जो वृत्ति गति कर रहा हो, अर्थात जो इस वृत्ति गति में शामिल होता है उसी को ये अपकेंद्र बल महसूस होता है, दूसरे को महसूस नहीं होता। अर्थात यह एक आभासी बल है। जैसे ये वृत्ति गति करना रुक जाएगा तो ये अपकेंद्र बल लगना भी रुक जाता है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा कि अपकेंद्र बल होता क्या है। ये यहाँ पर त्वरित निर्देशित तंत्र का अर्थ यही है कि जो वस्तु चल रहा होता है उसमें जो बैठा होता है उसी को ये अपकेंद्र बल महसूस होता है, दूसरे को महसूस नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक फिगर दिखाया गया है इसमें। देखिए, जिसमें एक पिंड m द्रव्यमान का पिंड है, m द्रव्यमान का पिंड है, v वेग से वृत्ति गति कर रहा है, r वृत्त की त्रिज्या है, f इसके सेंट्रीपिटल फोर्स है, f जो कि केंद्र की ओर लग रहा है, और mv²/r ये क्या है, अपकेंद्र बल है। देखिए, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए, अभिकेंद्र बल जो होता है केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्र बल क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यही हम लोग डेफिनेशन में अभी पढ़े थे। किसी वृत्ति गति करते पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला आभासी बल क्या होता है, अपकेंद्र बल। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दो अलग अलग चीज़ें हैं।
तो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों का परिमाण सेम होता है, लेकिन ये इनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के एकदम विपरीत होती है और ये एक ही रेखा में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये इधर बाहर की तरफ काम कर रहा है और ये अंदर की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल दोनों किसी वृत्ति गति करते पिंड पर एक ही रेखा में परस्पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं और इनका परिणामी परिमाण बराबर होता है तथा दिशा विपरीत होती हैं। देखिए यही मैंने बताया कि यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों लग रहे हैं, इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होते हैं और इनका परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए जो है ये इधर काम करेगा, ये इधर काम करेगा, तो दोनों बराबर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये पिंड गति करते रहेगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, इसको देख समझ लेते हैं हम लोग। अपकेंद्र बल के उदाहरण। ड्रायर में रखे गीले कपड़े से पानी का अलग होना। देखिए दोस्तों, ड्रायर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों के पास अगर वॉशिंग मशीन होगा, जिसके पास वॉशिंग मशीन नहीं होगा वो भी समझ सकता है कि ड्रायर किस तरीके से काम करता है। आप लोगों के पास अगर वॉशिंग मशीन होगा तो देखे होंगे उसमें दो भाग होते हैं, एक ड्रायर होता है और एक वॉश करने वाला होता है, जिसमें एक में कपड़े को धोया जाता है और दूसरे में कपड़े को सुखाया जाता है। वास्तव में कपड़ा सूखता कैसे है, ये अपकेंद्र बल के कारण सूखता है। और वो ड्रायर कैसे काम करता है अभी हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रायर कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, ड्रायर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कपड़े हमारे धुल जाते हैं तो उसको हम लोग ड्रायर में रख देते हैं, और ड्रायर जो है इस तरीके का कुछ होता है। देखिए इस तरीके का, इस तरीके का ड्रायर होता है, जो यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसमें हम लोग कपड़े डाल देते हैं और यहाँ पर जो है ड्रायर की दीवार में छेद होता है, ऐसे पतले पतले छेद होते हैं यहाँ पर साइड में। इसमें नहीं दिखाया गया, ये दूसरा कुछ है, मैं इससे केवल समझा रहा हूँ। देखिए व्हाइट बोर्ड पर भी मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर आ जाइए, समझने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए इस तरीके का हमारा कुछ ड्रायर होता है। ये एक एक्सिस होता है, इसके परितः ये घूम सकता है। मान लेते हैं ये हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पर जो है इसके दीवारों में छोटे छोटे होल होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से होल होते हैं, और इसमें मान लेते हैं हम लोग कपड़े अपने रख दिए, और यहाँ पर एक और जो है दीवार होता है, और यहाँ से इसमें कनेक्शन ऐसे इस तरीके से ड्रेन का कनेक्शन निकला रहता है। आप लोग वॉशिंग मशीन में देखे होंगे, इस तरीके का पाइप जो है निकला रहता है। अब ये काम कैसे करता है, जब हम लोग इसमें कपड़े रख देते हैं, इस ड्रायर के अंदर कपड़े डालेंगे, और इसका स्पीड होता है लगभग 1500 RPM, यानी 1500 RPM की स्पीड से इसको घुमाया जाता है ड्रायर को। और घुमाने से क्या होता है, ये जो इसमें कपड़े रखे रहते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, कपड़े के मॉलिक्यूल तो सट जाते हैं इसकी दीवार से। देखिए ये कपड़े होते हैं, इतना बड़ा कपड़ा इस छोटे से छिद्र से निकल नहीं सकता। अब केंद्र बल इस पर भी लगता है, लेकिन ये इससे निकल नहीं सकता। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और छोटे छोटे होते हैं, तो अतः पानी पर भी अपकेंद्र बल लगता है। तो ये पानी क्या होता है, इधर कपड़े से निकल के इस छिद्र से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब केंद्र बल इस पे लगता है तो ये बाहर की तरफ निकलते जाते हैं। कपड़ा तो इतना छोटे होल से निकल नहीं सकता, कपड़े पर भी अब केंद्र बल लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। लेकिन क्या है, कपड़ा इस छोटे होल से बाहर निकल नहीं सकता है, तो पानी निकल जाता है, पानी निकल के इधर आ जाता है, और सारा का सारा पानी निकल कर इधर आ जाता है। तो यहाँ दीवार से टकरा कर सब यहाँ पर कलेक्ट होता है पानी, और इस ट्रेन से होकर बाहर इस तरीके से निकल जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ड्रायर किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा अपकेंद्र बल के और भी उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा अपकेंद्र बल का दूसरा उदाहरण है कि किसी कार या बस के वृत्तीय मोड़ पर मुड़ने से सभी यात्रियों का वृत्तीय मोड़ के बाहर की ओर बल आभास होना। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये मान लेते हैं हमारा कोई बस है, ये बस है, और इसमें बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं सीट पर इस तरीके से,
और ये बस चलते चलते यहाँ वृत्ति मोड़ पर इस तरीके से इसको मुड़ना है, इस तरीके से मुड़ना है। तो होता क्या है, देखिए जब ये बस यहाँ पहुँच जाएगी इस तरीके से वृत्ति मोड़ पर घूमते हुए यहाँ पहुँचेगी, तो ये यात्री क्या होंगे, सारे के सारे यात्री, आप लोग बस में बैठे होंगे, जैसे वृत्ति मोड़ पर मुड़ता है तो सारे के सारे यात्री इधर देखिए बाहर की तरफ एक बल का अनुभव करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं। ये अपकेंद्र बल ही होता है जो यात्रियों को ये सेंटर से, मान लेते ये सड़क है, सड़क का ये वृत्ति मोड़ है, तो इसका सेंटर मान लेते इस तरफ है, तो इस सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है जिसके कारण जो है सभी यात्री बाहर की तरफ झुक जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये जड़त्व का भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है इसको उदाहरण समझेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा एक यंत्र होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जिसको बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रित्र। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से किसी द्रव में उपस्थित भिन्न भिन्न कणों को अलग किया जाता है। भिन्न भिन्न कणों का अर्थ है कि उनके द्रव्यमान अलग अलग हों, उनको अलग किया जाता है। जिसमें जिस द्रव से अलग अलग द्रव्यमान वाले कणों को अलग करना है उसे एक बेलनाकार बर्तन में रखकर उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। देखिए इस तरीके का बर्तन होता है, इसमें उस द्रव को भर देते हैं जिसमें 2 या 3 अलग अलग द्रव्यमान के कण मौजूद हैं और मिल गए हैं, उनको हमको अलग करना है। तो इस बर्तन में उस द्रव को भर देते हैं और इस अक्ष के परितः जो ये एक्सिस दिखाया है इसके परितः इसको रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने का स्पीड क्या है, 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक होता है। जैसा आपको मतलब जितना फाइन से आपको साफ करना है उस तरीके से इसका स्पीड भी रखा जाता है। अब जब इसको हम लोग रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इन सब कणों पर जो है क्या लगता है, अपकेंद्र बल लगता है। अपकेंद्र बल लगता है जिसके कारण क्या होते हैं, देखिए अपकेंद्र बल का जो परिमाण होता है mv²/r होता है। तो होता क्या है, कैसे ये कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए बर्तन में रखकर उसे ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज तल में घुमाया जाता है, जिससे अधिक द्रव्यमान वाले कण अक्ष से दूर तथा कम द्रव्यमान वाले कण अक्ष के नज़दीक अलग अलग हो जाते हैं। देखिए जब तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो अधिक द्रव्यमान के कण होते हैं वो लगभग दीवार के पास चले जाते हैं, कि ये जो अक्ष होता है इससे दूर चले जाते हैं, यानी यहाँ पर आकर रुकते हैं, यहाँ और यहाँ इस तरीके से आकर रुकते हैं। और जो छोटे द्रव्यमान के कण होते हैं वो ये अक्ष के नज़दीक रहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं बखूबी कि बड़े द्रव्यमान के कण क्या हैं, दूर चले गए हैं, ये एक्सिस है, एक्सिस से दूर चले गए हैं और दीवार से सट गए हैं। जबकि छोटे द्रव्यमान के कण क्या हैं, ये जो है एक्सिस के नज़दीक ही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। देखिए इसका स्पष्टीकरण यहाँ दिया हुआ है। यदि भारी कण के द्रव्यमान m माने तथा छोटे कण के द्रव्यमान को स्मॉल m माने, ले लो अगर भारी कण के द्रव्यमान को कैपिटल M माने तथा छोटे कणों के द्रव्यमान को स्मॉल m माने, तो क्या, यदि भारी कण के द्रव्यमान m तथा छोटे कण के द्रव्यमान को स्मॉल m ले तो भारी कणों पर अपकेंद्र बल लगेगा F = mv²/r होगा। r ये कैपिटल लिया गया है और यहाँ पर द्रव्यमान को कैपिटल लिया गया है। फिर छोटे कण के लिए सभी चीज़ स्मॉल में लेंगे तो F = mv²/r हो जाएगा। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि आरपीएम जो है दोनों के लिए समान है, तो दोनों के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो भी समान होगा, अपकेंद्र बल। तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर रखेंगे तो v से v कट जाता है, क्योंकि वेग दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं m/r बराबर स्मॉल m/r। अगर इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर दें, इस m को यहाँ नीचे ले आएँ और इस r को ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा कैपिटल M/स्मॉल m बराबर कैपिटल R/स्मॉल r।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि द्रव्यमान अधिक है तो उसका रेडियस जो है, रुकने का जो स्थान होगा जहाँ कण जाके रुकेगा, देखिए इसमें अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूर जाके रुकेगा, और द्रव्यमान कम है तो ये जो अक्ष है इससे थोड़ा सा नज़दीक रुकेगा। तो यही यहाँ पर रेशियो आया है, देख सकते हैं। यदि द्रव्यमान अधिक है तो आर भी अधिक है, द्रव्यमान कम है तो आर भी अधिक है। यही कारण है कि अपकेंद्रित्र में भारी कण घूर्णन अक्ष से दूर तथा हल्के कण घूर्णन अक्ष से क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। यही कारण है और कुछ कारण नहीं है। अब अपकेंद्रित का सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रित, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी हम लोग पढ़े अभिकेंद्र बल, फिर अपकेंद्र बल पढ़े, फिर यहाँ पर अपकेंद्रित पढ़ रहे हैं। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल ये दोनों बल होते हैं जो वृत्तिगत करता है उस पिंड पर कार्य करते हैं। लेकिन अपकेंद्रित क्या है? यह एक उपयंत्र है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग किसी द्रव को रख कर उसमें जो मिली अशुद्धियाँ होती हैं अलग अलग द्रव्यमान की, उसको अलग करने का काम करते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अपकेंद्रित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज। अपकेंद्रित का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रीय क्रिया पर आधारित है, अर्थात अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अपकेंद्रित एक उपकरण है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर एक रिलेशन और दिखाया गया है। यदि कणों के घनत्व क्रमशः डी तथा डी हो, डी जो कैपिटल वाला डी है ये बड़े कणों के लिए बोला गया है और स्मॉल डी ये छोटे कणों के लिए बोला गया है। तो ये इनके घनत्व हों तो m/m बराबर r/r, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग घनत्व के पदों में लिखेंगे। तो घनत्व और द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है? देखिए द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो पानी में कण हैं, जो पानी में जो कण मिले हुए हैं या द्रव में जो कण मिले हुए हैं वे समान त्रिज्या के हैं और समान गोलाई के हैं, समान त्रिज्या और समान गोलाई के हैं, केवल उनके जो है घनत्व तो अलग अलग हैं। तो क्या होगा? देखिए गोले गोले हैं तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r1³ d। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा जो अधिक द्रव्यमान के कण है उनके लिए, तो इसका घनत्व तो d है। तो यहाँ मैंने अभी लिखा द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है। ये आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r1³ इंटू d घनत्व है। इसी तरीके से स्मॉल कण के लिए लिखेंगे 4/3 पाई r1³ इंटू d। देखिए मैंने बताया अभी हम लोग लिए कि यदि सभी कण गोल तथा त्रिज्या r1 हो, अर्थात सभी कणों के जो त्रिज्या है वो r1 हो और वे सभी गोले हों, तो क्या होगा? ये सभी आपस में कट जाएंगे। देखिए ये 4/3 पाई r1³ सब कट जाएगा, तो आएगा हमारा d बराबर r/r। देखिए यहाँ देख सकते हैं कैपिटल D अपान स्मॉल d बराबर कैपिटल R अपान स्मॉल r। तो इससे एक रिलेशन और हमको मिल जाता है कि जो अधिक घनत्व के जो कण होंगे वो अपकेंद्रित में सेंटर से दूर जाके रुकेंगे, यानी जो अक्ष होगा उससे दूर जाके रुकेंगे। और जिनका घनत्व कम होगा वो अपकेंद्रित के जो सेंटर होता है उससे थोड़ी दूरी पर जाकर रुकेंगे। देखिए इसमें जो अधिक घनत्व के कण होंगे यहाँ साइड में दीवार से जाके चिपक जाएंगे, और जो कम घनत्व के जो कण होंगे वो या तो यहाँ रहेंगे या तो यहाँ रहेंगे, एकदम किनारे नहीं जाएंगे। यह बात यहाँ पर इस फॉर्मूले से स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा अपकेंद्रित के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दूध से क्रीम निकालने की मशीन और चीनी बनाने की मशीन। इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।